दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका परीक्षा खबरी में। 7 अगस्त 2021 महत्वपूर्ण खबरों को देखेंगे। किसी पेड कोर्स से जुड़ना हो, कल से आरओ का टेस्ट शुरू हो रहा है दोस्तों, तो आप लोग अगर इनरोल होना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर संपर्क करके जुड़ सकते हैं। भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया। अब इसके दो पक्ष हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका इस पे क्या सोचना है। किसी एक महान व्यक्ति का नाम जो है अगर किसी पुरस्कार से जुड़ा हुआ है तो उसको हटाना कहाँ तक सही है। दूसरा पक्ष ये कहता है कि खेल क्षेत्र से जुड़ा सबसे बड़ा अगर व्यक्तित्व है भारत का तो वो ध्यानचंद जी ही हैं, मेजर ध्यानचंद हैं, तो उनके नाम से ही खेल रत्न पुरस्कार होना चाहिए था। ये भी बात सही है, दोनों बात अपने अपने स्थान पर सही है। तो आपकी क्या राय है, मैं ये जानना चाहता हूँ। फिर एक विश्लेषण वीडियो इस पर मैं ज़रूर बनाऊँगा, क्योंकि ये आपके इंटरव्यू में कभी प्रश्न पूछा जा सकता है। भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 अगस्त हॉकी के दिग्गज मेजर ध्यानचंद के नाम पर भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलने की घोषणा कर दी। खेल रत्न पुरस्कार, जिसे 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के रूप में स्थापित किया गया था, भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है। यह युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। मेजर ध्यानचंद के बारे में अगर बात करें तो हॉकी के सबसे प्रसिद्ध भारतीय हॉकी खिलाड़ी थे। इन्होंने 3 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वर्ष 1956 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को प्रयागराज में हुआ था। हॉकी के जादूगर या जादूगर के रूप में जाने वाले मेजर ध्यानचंद को खेल के इतिहास में सबसे महान खिलाड़ियों में से एक माना जाता है। ध्यानचंद के जन्मदिन 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। आपको पता है हिटलर इनसे काफ़ी प्रभावित थे, इनका मैच देखने के लिए आए थे, इनसे पर्सनली मिले भी थे। इनको एक ऑफ़र भी किया था जर्मनी तरफ से खेलने का, लेकिन ध्यानचंद ने उसको बहुत ही विनम्रतापूर्वक ठुकरा दिया था उस ऑफ़र को कि हम देश के लिए खेलेंगे। EOS-03 उपग्रह एक भू प्रेक्षण उपग्रह अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। यह उपग्रह GSLV की 14वीं उड़ान द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाएगा, GSLV F10 के द्वारा। इस उपग्रह को भू स्थिर कक्षा में स्थापित किया जाएगा। भू स्थिर कक्षा क्या होती है? ऐसी कक्षा होती है जहाँ से जो पृथ्वी के, अब ऐसा उपग्रह होता है जो पृथ्वी के घूर्णन जो अवधि है 24 घंटे, वही घूर्णन अवधि उसकी भी रहती है। इससे क्या होता है कि वो स्थिर प्रतीत होता है। क्या वो प्रतीत होता है? स्थिर प्रतीत होता है। जैसे आप हैं, आप किसी व्यक्ति के साथ घूमना शुरू करिए एक साथ समान गति से, तो जब आपका सिर उसकी तरफ होगा तो उसका सिर आपकी तरफ होगा, जब पीठ उसकी आपकी तरफ रहेगी तो आपकी पीठ उसकी तरफ रहेगी। तो इस तरीके से वो स्थिर प्रतीत होगा, जब भी आप उसको देखोगे तो स्थिर प्रतीत होगा। ठीक यही भू स्थिर कक्षा में होता है। भू स्थिर कक्षा इसीलिए बोलते हैं इसको। EOS-03 अत्याधुनिक उपग्रह है और बाढ़ एवं चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं की वास्तविक समय निगरानी करने में सक्षम होगा। यह उपग्रह पूरे देश का प्रतिदिन 4-5 बार प्रेक्षण करने में सक्षम है। समग्र शिक्षा योजना 2.0 मतलब इसके पहला चरण था, ये दूसरा चरण है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्कूली शिक्षा के लिए समग्र शिक्षा योजना को अगले 5 वर्ष के लिए 31 मार्च 2026 तक जारी रखने की मंजूरी प्रदान कर दी गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों के आधार पर नए घटकों एवं पहलों को शामिल करते हुए इस योजना को अब नया रूप दिया गया है। समग्र शिक्षा है क्या? तो समग्र शिक्षा योजना स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर समावेशी और समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूर्व विद्यालय से 12वीं कक्षा तक के सभी पहलुओं को शामिल करने वाली एक एकीकृत योजना है। समग्र शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा की
3 योजनाओं को समेकित करती है। ध्यान रखिएगा जब भी लिखेंगे इसके बारे में। योजना का मुख्य केंद्र बिंदु अंग्रेजी भाषा के 2 अक्षरों टी से टीचर्स और टी से टेक्नोलॉजी का एकीकरण करके सभी स्तरों पर गुणवत्ता में सुधार लाना है। मुख्य परीक्षा में ठीक इसी तरह लिखेंगे आप। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के कार्यान्वयन में राज्यों की सहायता करना है। यह योजना केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में क्रियान्वित की जा रही है। इसमें केंद्र और अधिकांश राज्यों के मध्य 60:40 के अनुपात में वित्त पोषण किया जाना है। तो केंद्र प्रायोजित योजना क्या होती है? जो केंद्र की तरफ से लागू की जाती है, लेकिन राज्य का भी इसमें हिस्सा होता है, राज्य भी इसमें पैसा लगाते हैं, ठीक है, जो वित्त होगा लगाएंगे। केंद्रीय योजना कौन होती है? जिसमें पूरी तरह केंद्र पोषित जो योजना होती है वो केंद्रीय योजना कहलाती है, ठीक है। डियागा गार्सिया द्वीप, आपको पता है हिंद महासागर में स्थित द्वीप है डियागा गार्सिया। इस पर जो है ग्रेट ब्रिटेन जो है अपना हक मानता है। तो यह यूनाइटेड किंगडम के एक विदेशी क्षेत्र के रूप में ब्रिटिश हिंद महासागर क्षेत्र का एक द्वीप है। यह चागोस द्वीप समूह के 60 छोटे द्वीपों में से सबसे बड़ा है। पुर्तगाली इस द्वीप की खोज करने वाले पहले यूरोपीय थे और फिर 1970 के दशक में इस द्वीप को फ्रांसीसियों द्वारा बसाया गया और नेपोलियन काल में हुए युद्धों के बाद इसे ब्रिटिश शासन में मिला दिया गया। वर्ष 1965 में ब्रिटेन ने चागोस द्वीप समूह को मॉरिशस से अलग कर दिया और डिएगा गार्सिया पर संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक संयुक्त सैन्य अड्डा स्थापित किया। ब्रिटेन का कहना है कि यह द्वीप समूह लंदन की संपत्ति है और साथ ही में हाल ही में ब्रिटेन द्वारा वर्ष 2036 तक डिएगा गार्सिया का उपयोग करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक पट्टा समझौते का नवीनीकरण किया गया है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका को इसने पट्टे पे दिया हुआ है डिएगा गार्सिया को। अभी तक आपने यही पढ़ा होगा कि डिएगा गार्सिया किसका है? ये अमेरिका के नियंत्रण में है, बिल्कुल नियंत्रण में, लेकिन अधिकार अभी इसका किसके हाथ में है? ब्रिटेन के हाथ में है। अगलेगा द्वीप हाल ही में चर्चा में रहा, आपको पता होगा, कुछ फेक न्यूज़ भी आई जिसका खंडन की मॉरिशस की सरकार ने किया। मॉरिशस का एक द्वीप है, ऐसा कहा गया कि भारत को ये मॉरिशस ने दे दिया है, ठीक है, यहाँ पर सैन्य अड्डा स्थापित करने के लिए, नौसैन्य अड्डा। तो यह मॉरिशस में स्थित एक द्वीप है। यह द्वीप समूह के मुख्य द्वीप से लगभग 1000 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। हाल ही में अगलेगा द्वीप काफ़ी चर्चा में था क्योंकि कुछ रिपोर्टों के अनुसार मॉरिशस द्वारा भारत को इस द्वीप पर एक सैन्य अड्डा बनाने की अनुमति दी गई है। हालांकि मॉरिशस द्वारा स्पष्ट किया गया है कि भारत के साथ ऐसा कोई समझौता नहीं किया गया है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मालदीव शैली के वाटर विला स्थापित किए जाएंगे? तो लक्षद्वीप में मालदीव शैली के वाटर विला स्थापित किए जाएंगे। आपको पता है कि पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है मालदीव में जो स्थित वाटर विला है। तो लक्षद्वीप में मालदीव शैली के वाटर विला स्थापित किए जाएंगे ताकि पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके। इन दूर दराज के द्वीपों को विकसित करने के लिए इन परियोजनाओं को नीति आयोग और केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा समर्थित किया जा रहा है। इस परियोजना के तहत लक्षद्वीप के सुहेली, मिनिकॉय और कदमत द्वीपों में विश्व स्तरीय सुविधा स्थापित की जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।